बेसिकली आम जबान में हम मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि हम अगले पर्सन के फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसके सोचने समझने की जो सलाहियत, उसके थॉट्स को हम चेंज कर देते हैं। आपने देखा शुरू शुरू में पार्टनर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा होता है, अफेक्शन शो कर रहा है, केयर कर रहा है। अब अगले बंदे के माइंड में क्या है, ये मेरे बहुत सिंसियर है, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे नेगेटिव चीजें करवाता है। क्या हद होती है कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके? इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी रिलेशनशिप या फर्ज करें मेल है या फिर एक ऐसा पर्सन है कि आपकी फैमिली से बाहर है जो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, उससे कनेक्शन थोड़ा लिमिटेड कर दें। आप एक्सेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, आप कोई ना कोई गलत बात कर जाते हैं, अपना कोई वीक पॉइंट दे जाते हैं जिससे वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। दोस्तों में कैसे मैनिपुलेशन होती है? आपकी कोई वीक पॉइंट पकड़ के आपको टॉन्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बाकी फ्रेंड्स में आपको, जिसको हम कहते हैं, जलील कर देते हैं। इसके अंदर एक टर्म आती है नार्सिसिज्म की। अगर आप डिफाइन कर सकें नार्सिसिज्म को। नार्सिसिस्ट बेसिकली जो हम जिसको कहते हैं ईगोइस्टिक पर्सन, जिसमें अना बहुत ज्यादा होती है। नार्सिसिस्ट पर्सन ये होता है कि वो नॉर्मली, ये नहीं हम कह सकते बचपन से ही वो डेवलप ऐसे हुआ है, फैमिली एक्सपीरियंसेस उसको नार्सिसिज्म की तरफ लेके जा सकती हैं। मेल्स में ज्यादा है तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या फिर कपल्स को यही मशवरा होता है कि वो डिवोर्स कर लें या अलग हो जाएं? एक कंबाइंड थेरेपी भी देखते हैं ताकि फीमेल अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सके उसके सामने, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मेल को कि उसने उससे डील कैसे करना है। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो लोग खुद से करते हैं, लाइक मेडिटेशन, एक योगा टाइप लोग करते हैं सुबह उठ। क्या ये कितना इफेक्ट करती हैं कि इंसान की ज़हनी सेहत को अच्छा रखने? अगर आपको एंजाइटी जैसे इश्यूज हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, आप डिस्टर्ब फील करते हैं, ओवर थिंकिंग है, तब ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपका फोकस बेहतर करने के लिए। डिप्रेशन से बचने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कॉमेडी शोज देखते हैं या फनी शोज देखते हैं ताकि वो हंसें ज्यादा। ये कितना इम्पैक्ट करता है इंसान के ऊपर? बहुत इम्पेक्ट करता है। इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं और आउट ऑफ कंट्री लाफिंग थेरेपीज भी होती हैं। जब आप हंसते हैं तो आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव होती है। एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वाकई जो अगला बंदा है वो टॉक्सिक है या वो नॉर्मल है या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? टॉक्सिसिटी या कोई भी ट्रेट आप एक इवेंट की बेस पे नहीं लेबल कर सकते। अगर एक दो दफा ऐसा हुआ, कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है, तब आप उसको टॉक्सिक लेबल कर सकते हैं। अपने आप को तकलीफ देना, ये क्या होता है? सैडिज्म बेसिकली खुद से ज्यादा ये होता है कि आपको दूसरे को तकलीफ देने में मजा आ रहा होता है। उन्होंने देखा बहुत ज्यादा कि घर में लोगों को डिग्रेड किया जा रहा है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, डिस्टर्ब करता है उनको। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे आपने देखा मेल अपनी वाइफ को मारता है, वो बेचारी परेशान है, रो रही है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो अच्छा लग रहा है उसको, वो हंस रहा है। इसका ट्रीटमेंट बहुत कम्प्लेक्स होता है कि देखिए पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है, ऐसा पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे साथ मसला है। कौन सी स्टेज होती है जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने मरना ही मरना है? डिप्रेशन मोस्टली लोगों को हो जाता है, लेकिन अब क्या है कि किसी को फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही, दोस्त नहीं है कोई। ये पहले इस तरह से सुसाइडल केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होते थे, क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हैं? फाइनेंशियल प्रेशर है बच्चों पे, स्टडी का प्रेशर है, उसके अलावा फैमिली प्रेशर भी है। सेकंड थिंग, रिलेशनशिप्स जो आपको सुसाइड की तरफ या फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं आजकल। जो पेरेंट्स और बच्चों का गैप जो आ गया लास्ट कुछ 10-12 साल में, अब आगे के जो बच्चे आ रहे हैं हमारे बाद के, वो बहुत ज्यादा न्यू जनरेशन है, उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है। बचपन में अगर किसी के साथ ट्रॉमास होते रहे तो ऐसे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है। अगर पेरेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा होता है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। एक लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, मैनिपुलेशन। आखिर मैनिपुलेशन चीज़ क्या होती है? क्या ये लोगों को गेम प्ले करने को कहते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ होती है कि लोग आपको ट्रैप कर लेते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप करना ही नहीं चाह रहे होते? या प्यार मोहब्बत से भी मैनिपुलेशन होती है कि आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कैसे करता है? आपको एक अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया तो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि आपने कुछ गलत किया है। इसके साथ साथ कुछ रील्स बड़ी वायरल होती हैं आजकल, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कि 5 रूल्स ऑफ पावर। 5 ऐसी चीज़ें कर लें कि आपको ये चीज़ मिल जाए, 5 ऐसी चीज़ें कर लें कि महबूब आपके कदमों में आ जाए। और लोग इसको साइकोलॉजिकल टर्म भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये आपकी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है। कैसे किसी का माइंड कंट्रोल करते हैं, बल्कि हम पॉडकास्ट में बिल्कुल भी आपको माइंड कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अपना माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मैनिपुलेट ना हो। इसके साथ साथ जहनी बीमारियां किस किस तरह की होती हैं, सैडिज्म क्या होता है, किसी को तकलीफ़ दे के खुशी महसूस करना, ये कौन सी जहनी बीमारी का नतीजा है। बहुत से आजकल यंगस्टर सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? चाइल्डहुड ट्रॉमास, बचपन की तकलीफ़ें हमें किस तरह से शेप करती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में उनका कितना रोल होता है? और क्या वालिदैन भी मैनिपुलेट करते हैं? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस मलाइका तारिक। ये सब उनसे जानते हैं। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच जवेरिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। और पहले तो ये बताएं कि जो मैंने टर्म्स सारी यूज़ की हैं, ये रियल होती हैं? ऐसा होता है? आप इसे रिलेट एग्जैक्टली ये करते हैं? रियल होती है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं, हुँ, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे हुँ, आपने मेंशन किया, पेरेंट्स मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, हुँ, बच्चे भी समहाउ पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर जाते हैं। एग्जैक्टली तो हुँ। ये बहुत ज़्यादा है। बच्चों के बारे में तो हम वैसे ही सुनते हैं कि बच्चे कर ही रहे होते हैं। आजकल तो बल्कि लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो बच्चे अम्मा की आँखों का इशारा समझते थे। आजकल के बच्चे उनको एक तरह से वो मैनिपुलेट क्या उनको ज एक और टर्म होती है, ब्लैकमेल कर रहे होते ब्लैकमेल करते हैं। हैं कि मुझे ये चाहिए, हाँ, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, वैसे बेसिकली आम ज़बान में हम मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? अगर आप साइकोलॉजी के टर्म में बताना चाहें? मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि हम अगले पर्सन के फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसके सोचने समझने की जो सलाहियत, उसके थॉट्स को हम चेंज हुँ, कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके। हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो वो सोच रहा है हम उसको अपने अकॉर्डिंग सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सिंपल हुँ। वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशन ये होती है। तो ये मैनिपुलेशन को फिर इतना नेगेटिव क्यों कहते हैं? अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज़ करना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी हम्म। राय पे मुत्तफ़िक हो जाएँ, तो ये गलत है फिर भी? अब देखिए, आप अगले हुँ, बंदे को अपनी राय पे लेके आ रहे हैं, अगले बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, उसकी हुँ, अपनी थॉट है, हुँ, आप उसको अपनी बात मानने पे मजबूर कर रहे हैं। हुँ, अब चाहे आप बेशक अपने अच्छे के लिए करें, लेकिन अगले बंदे को वो चीज़ नहीं ठीक लगेगी कि हुँ। आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, आप उसके दिमाग से एक तरह से खेल रहे खेल होते हैं, रहे हैं, राइट? गेम कर रहे हैं उसके तो साथ। ये गेम्स किस-किस तरह से की जाती हैं? क्या अफ़ेक्शन दिखा के, मोहब्बत दिखा के, बहुत किस तरह ज़्यादा। से? आपने देखा शुरू-शुरू में पार्टनर जो होता है वो हुँ, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा होता है, हुँ, अफेक्शन शो कर रहा है, केयर कर रहा है। हुँ, अब अगले बंदे के माइंड में क्या है, ये मेरे लिए बहुत सिंसियर है, हुँ, मेरा बहुत ख़्याल रखने वाला है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो उससे नेगेटिव चीज़ें करवाता है, हुँ, क्लोज़नेस होती है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं आजकल, हुँ, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, रेप हुँ, केसेस आ रहे हैं। हाँ, वो क्यों आ रहे हैं कि पार्टनर मैनिपुलेट कर लेता है, हुँ। उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको उस लेवल पे ले आता है कि वो उसकी हर बात मानते हैं। इवन इस तरह के केसेस भी हमने देखे कि एक पार्टनर है, वो अपनी जो भी अपनी फीमेल उसकी बेटर हाफ नहीं भी है या उसका हुँ, कोई निकाह मंगनी हुई भी है उसके साथ, हुँ। तो उसको प्रेशराइज करते हैं कि हमें प्रेशराइज़ करता कोई है। वीडियोस इस तरह की भेजें, कोई पिक्चर्स भेजें, और फिर जब वो भेज देती हैं तो फिर वो वायरल हो जाती हैं, और ये एक नहीं कई केसेस हुए हैं इस तरह बिल्कुल के। ऐसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को पता नहीं होता? तो किस तरह से वो ये क्या वो ऐसी कहते हैं कि ऐसी कोई इनके पास गिदड़ सिंगी होती है कि वो सबको अपने पीछे लगा देखिए, लेते हैं? मैनिपुलेशन वो करते हैं ना, वो कहते हैं अगर आप नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब आप प्यार नहीं करती। हाँ। अब ये चीज़ कहाँ पे अफेक्ट करती है? आपके ब्रेन पे जाके आपके ब्रेन के केमिकल्स को इम्बैलेंस करती है। हुँ, हुँ, कोई भी बात जब आप सुनते हैं ना, आप देखें नॉर्मली आप वीडियोस को देखते हैं, हुँ, आप पॉजिटिव वीडियो देखेंगे आपका ब्रेन पॉजिटिव हो ट्रू। जाएगा। नेगेटिव वीडियो देखेंगे, कुछ डिप्रेस वीडियो देखेंगे, आप एकदम से सम टाइम आप रोने भी लग जाते हैं। कोई हुँ, पास्ट की कोई चीज़ याद आ जाती है, कोई इंसिडेंट याद आ जाता है। हुँ, अब एक बंदा आपको कह रहा है कि आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप मेरे से प्यार नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती। अब इस प्रेशर में आके, इस केमिकल इम्बैलेंस में आके आप वो काम कर जाते हैं। हुँ, नेक्स्ट पर्सन ने क्या किया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके बिहेवियर को चेंज किया और हुँ। आपको मैनिपुलेट कर दिया। तो ठीक है। इसमें क्या इंसान को बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए? क्या हद होती है कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके? कि अगर मुझे प्यार हम्म। भी है, चाहे वो मेरा भाई है, मेरे वालिदैन हैं, मेरा कोई भी पार्टनर है। अच्छा, आजकल तो हुँ, मैंने इस तरह के केसेस भी देखे कि सगे रिश्तेदार, पेरेंट्स है, भाई है, हुँ, वो भी सिस्टर्स के साथ मतलब इन्वॉल्व है, उनको मैनिपुलेट करके। आप या देखिए, एक लड़की को नहीं पता मेरा भाई मेरे साथ क्या कैसा हुँ, बिहेवियर रखता है, उसको हुँ, तो यही मेरे साथ अच्छा है, सिंसियर है, लेकिन मैनिपुलेट करके वो गलत काम भी कर रहा है। और इस तरह के हुँ, केसेस भी आपको पता है आजकल बहुत वायरल हो रहे हुँ, हैं। तो इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी रिलेशनशिप या फ़र्ज़ करें मेल है, हुँ, ऑपोजिट जेंडर है, हुँ, या फिर एक ऐसा पर्सन है कि आपकी फैमिली से बाहर है जो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, हाँ, उनसे कनेक्शन थोड़ा लिमिटेड कर दें। अगर फिर भी आपको फील हो रहा है मैनिपुलेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शेयर करें लोग, ओके, सजेशंस लें उसके अकॉर्डिंग। हुँ, कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई टीचर है, उनसे सजेस्ट करें कि मेरे साथ ये कर रहा है, तो मुझे इसके बारे में बताएं कि वो ठीक है या नहीं और मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे कनेक्शन थोड़ा लिमिट करें, हुँ, बाउंड्रीज सेट करें। अब उस बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें, हुँ, उससे अपनी हर बात शेयर ना कर दें। ठीक है। हम जब रिलेशन में आते हैं, हम उससे सुबह उठने की बात शेयर कर रहे हैं, सोने हुँ, तक की हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप ट्रैप हो जाते हैं, ट्रू। फंस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। हुँ, दूसरा, बाउंड्रीज उससे है कि कम्युनिकेशन बहुत एक्सेसिव ना करें। आप एक्सेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, आप कोई ना कोई गलत बात कर जाते हैं, हुँ, अपना कोई वीक पॉइंट दे जाते हैं, हुँ, जिससे वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो हुँ, कम्युनिकेशन अपनी अपनी लिमिट रखें। सही, चाहे वो कोई भी है।
कोई और भी है। कितने भी आप इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली। आपने कहा कि आपको फील हो रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि फील करना, फील कौन से पॉइंट पे होता है, या अगर हमें नहीं भी पता तो कौन से ऐसे साइंस होते हैं कि हमें पता लग जाए कि अगला बंदा मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। अब देखिए, पर्सन है, हम रिलेशनशिप को ले लेते हैं। आपको पता है कि अगला बंदा कभी आपके साथ बहुत अच्छा है, हम्म, कभी बहुत बुरा है, इमोशनल इंस्टेबल है वो पर्सन, हम्म, ठीक है। कभी आपके लिए बिल्कुल नम्ब है, कोई फीलिंग शो ही नहीं कर रहा। आप मतलब मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, 2 दिन रिप्लाई नहीं कर रहा, और तीसरे दिन आके आपको इतनी केयर शो करता है, इतनी अफेक्शन शो करता है। उस हम्म, टाइम पे फील होता है कि इससे ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। हम्म, लेकिन अब ये क्या है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। हम्म, जब कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, आपकी एक सिक्स सेंस कह रही होती है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, हम्म, फिर प्रॉब्लम आती है। हम्म, तो आपको थोड़े बहुत साइन मिल रहे होते हैं, उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज फील कर रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो हम्म। बच जाएंगे मैनिपुलेशन से। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो 3-4 दिन रिप्लाई ना करे और एकदम से आगे कहे कि सॉरी सॉरी, मैं इधर बिजी था उधर बिजी था, मैं तो काम इतने ज़्यादा होते हैं, मैं हम्म। रिप्लाई नहीं कर पाता, अब आपने ये फिर क्या देखना है ना, करें? अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, हम्म, एक आध दफ़ा तो चले हम कहते हैं वाकई ही बिजी होगा, बार बार हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, हम्म, उसके बिहेवियर में ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, सडन हम्म, सडन वो बहुत अच्छा है, सडन बहुत बुरा है। हम्म, आपको, आप उसको पेन बता रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करें अपने हम्म। रिलेशनशिप में नोटिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी किसी नुकसान से बच सकते हैं। और दोस्तों में कैसे मैनिपुलेशन होती है? ये तो पार्टनर्स की बात हो गई, दोस्तों में हम्म। किस तरह से होती है? दोस्त भी जेलसी का शिकार होते हैं? एग्जैक्टली, जेलेसी का शिकार होते हैं। सम टाइम आपको आपकी कोई वीक पॉइंट पकड़ के आपको टॉन्ट करते हैं, हम्म, टॉर्चर करते हैं, बाकी फ्रेंड्स में आपको, जिसको हम कहते हैं, जलील कर देते हैं। लेट डाउन करते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। 4-5 लोग बैठे हों तो वो ऐसी कोई बात आपकी कोई बताएंगे कि बात आप। बताएंगे कि आप शर्मिंदगी के बायस आप हम्म, फिर उठ नहीं सकेंगे। हाँ, ठीक है, हम्म, दोस्तों में भी आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है। हम्म, हम दोस्तों से भी कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन जाती है। हम्म, तो बाउंड्रीज आपके हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं। आप हर रिलेशनशिप की बात की। खैर ये जो वालिदैन वाला पॉइंट है मैं ज़रा आगे जाके डिस्कस करना चाहूँगी हम्म। जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मैनिपुलेशन से बचना गए थे तो हमने सीख लिया, हम्म। लेकिन जैसे हमने इंट्रो में बात की कि बहुत सी डार्क साइकोलॉजी, इसको शायद हम कह सकते हैं, उसकी तरीक़ेकार होते हैं कि आपने 5 ये चीज़ें करनी हैं तो अगला बंदा जो है वो आपसे या तो मोहब्बत करने लगेगा, या हम्म। आपकी बात मान जाएगा, या एग्जैक्टली। फिर वो आपके साथ एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। तो ये क्या ये एथिकली सही है? अगर एथिकली सही है तो इसके क्या तरीके होते हैं? अच्छा, एथिकली तो ये सही हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा। है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आप अगले बंदे पे अपनी मर्जी डालने की कोशिश करें, तो एथिकली तो ये रॉन्ग है। हुँ, ठीक है, अब इसमें तरीके अगर हम बात करें तो समहाउ ये होता है कि गिल्ट में आपको डाल देते हैं। हुँ, हुँ, गलती आप अब उसकी अपनी है, लेकिन आप पे डाल देते हैं। हुँ, ठीक है, और मैंने मैनिपुलेशन में इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं कि लोग चीज़ें हाइड कर देते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए, आप पे मिस्टेक डालने के लिए। हुँ, दूसरा ये होता है कि गैस लाइटिंग करते हैं। हुँ, गैस लाइटिंग में होता है कि डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। हुँ, एक काम उन्होंने किया है, एक मिस्टेक की है, लेकिन उसका ब्लेम नहीं लेते खुद पे, हुँ, अपनी चीज़ों का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को मतलब सही दिखाते हैं। हुँ। या फिर अगर आप फर्ज करें वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कोई आप कहते हैं कि ये आपकी मिस्टेक है, तो वो कहेंगे नहीं, आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, आप हाँ। ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हुँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी कि बात आप है। तो हर बात का कोई ना कोई इश्यू बना लेते हो। बना लेते हैं, आपकी ही मिस्टेक होगी हुँ, कोई, तो वो आप पे ब्लेम डाल देते हैं कि आपकी ही शायद कोई गलती है। हुँ, तो नॉर्मली ये मैनिपुलेशन होती है, जो हुँ, नॉर्मली मैंने देखी है, अपने पेशेंट्स में भी हुँ, देखी है, हुँ, उसके अलावा नॉर्मल सोसाइटी में भी देखी है मैंने। हुँ। और इसका अगर हम ऑपोज़िट करते हैं, कोई हम्म। इंसान नुकसान ना भी पहुँचाना चाहे, वो सीखना चाहे, हम्म। मैनिपुलेशन सीखना चाहे, या किसी को जैसे कहते हैं किसी को हाथ में ले लिया, इस तरह हम्म। की कोई चीज़ सीखना चाहे, या कोई ऐसी चीज़ सीखना चाहे कि आप अगले किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर लें, पॉज़िटिव तरीके से भी कर लें, ठीक है। तो अपनी बात मनवा लें। हम्म। तो इसके कोई तरीक़ाकार होता है? क्योंकि इसके जो बहुत सारे तरीके ना अभी भी इस वक़्त इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हम्म। हैं। डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये वाक़ई एग्ज़िस्ट चीज़ें करती हैं तो फिर क्या तरीके होते हैं, और इसमें पॉज़िटिविटी हम कैसे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, करती हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपको। हुँ, आप अगले बंदे के इमोशंस पे अफेक्ट करना शुरू कर दें, हुँ, आप उसको टाइम दें, पॉजिटिव इमोशंस दें, वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। हुँ, ठीक है, आप एक बंदे को टाइम दे रहे हैं, सारा दिन उसके साथ गुजार रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीज़ें, हुँ, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपके साथ अटैचमेंट होगी, तो आप उसको इजीली किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं फिर।
अगर हम ये कहें ना कि आप टाइम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम देने से वाक़ई फ़र्क पड़ता है। आप उसके इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं, आपको पता है कि वो इस टाइम ये काम करता है, उसकी इससे क्लोजनेस है इस पर्सन में, फैमिली से, इससे नहीं है। जब आप किसी को जानेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके लिए मैनिपुलेशन फिर ज़्यादा ईजी हो जाती है। जैसे आप बात करें पॉजिटिवली मैनिपुलेट करना, वो भी ईजी हो जाता है। कि आप उस के नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ना कि उसका आप पे या बिल्कुल, आपका उस पे, बट आपके दरमियान एक अच्छी पॉजिटिव वाइब बॉन्डिंग आ बन जाए, जाए, बिल्कुल। बॉन्डिंग आ जाए इस तरीके से। इसके अलावा हमने जब बात की, कोई इंसान जब रिएक्ट करने की कोशिश करता है उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है किसी भी रिश्ते में, जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है, उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये तो है ही बदतमीज़, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, या इसको हर बात बुरी लग जाती ये है, बहुत जज़्बाती है। जज़्बाती है, और इसके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं है, हुँ, बिल्कुल। तो ये इसको फिर हम कौन सी फाइन लाइन होती है कि हम वो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को और एक्चुअली जो वो इंसान फेस कर रहा होता है इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और इसका क्या तरीक़ेकार होता है, उस वक़्त इंसान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए फिर? जो विक्टिम है उसको हाँ। उसको अपने जो नीड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको क्लियर एक्सप्लेन करना चाहिए। हुँ, हम उस टाइम पे नहीं बता रहे होते, किसी से शेयर नहीं कर रहे होते, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है घर वाले भी, दोस्त भी हमारे बारे में कन्फ्यूजन में आते हैं कि शायद ये ड्रामा कर रहा है और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो शायद कुछ झूठ ही बोल रहा होगा हुँ, जो बता नहीं रहा। तो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिफाइन करें कि मैं इस वक्त ये फ़ील कर रहा हूँ और इस वजह से फ़ील कर रहा हूँ। अपनी फैमिली से शेयर करना शुरू करें। और अगर शेयर करें और अगला बंदा अंडरस्टैंडिंग के उसमें नहीं है इस वक़्त आप ये कैपेसिटी में। देखें ना, आपकी क्लोज फ्रेंड कौन है, ट्रस्टेड हुँ, पर्सन कौन है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स से शेयर करें हुँ, या दोस्तों से शेयर करें। आप ऐसे करें कि आप किसी प्रोफेशनल से शेयर कर लें जो आपको हुँ, प्रॉपर सजेस्ट कर सके कोई चीज़। हुँ। अगर घर में किसी के साथ किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, हम्म। एक घर में इंसान रहता है और जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको आगे से वही वर्ड्स जो हमने पहले कि आप फील बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में क्या जो दूसरे लोग हैं उनको हम मैनिपुलेटर्स ही कहेंगे या नार्सिसिस्ट कहेंगे, या जो विक्टिम है उस वक्त वो उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे कि आपका जो सर्कल है वो आपको अंडरस्टैंड करे, या आपको फिर मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है इस वक्त? अच्छा, उस टाइम पे ये है कि हम नॉर्मली जब कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो बार बार कम्युनिकेट करें। हम्म, वन टाइम आप कम्युनिकेट करेंगे, कोई आपको नहीं अंडरस्टैंड करा, किसी लिमिट पे आके तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे ना। हम्म, कोई आप किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो आपकी फैमिली को अच्छी तरह से वो बात कन्वे कर सके। ठीक है। जैसे नॉर्मली होता है, पेरेंट्स सुनते हैं बात किसी की फैमिली में, हम्म, आप ऐसे पर्सन से कन्वे करें। अपने सिबलिंग से कन्वे करें जो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप कम है, हम्म, उनसे शेयर करें ताकि वो आगे कन्वे कर सके आपकी फीलिंग्स को बेटर वे में। और इसके अंदर एक टर्म आती है नार्सिसिज्म की। हम्म। अगर आप डिफाइन कर सकें नार्सिसिज्म को तो आगे हम इसको लेकर चलते हैं फिर। नार्सिसिस्ट बेसिकली हम्म, जब हम जिसको कहते हैं ईगोइस्टिक पर्सन, जिसमें हम्म, अना बहुत ज़्यादा होती हम्म, है। आपने देखा नॉर्मली मेल्स में ये फीचर होता है, मेल में ट्रेट होती है कि हाँ, बस जो मैंने कह दिया वो होना वो हर पे चाहिए, आखिर है। जो मैंने कहा है वही सही है। हम्म, मैंने जो अभी तो खैर फिर भी जनरेशन काफ़ी चेंज हो गई, लेकिन पहले के जो मेल्स थे उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। हमारे जो फादर्स थे पहले, हम्म, मतलब जितने भी पहले हमारे तकरीबन 2000 से पहले के अगर हम लगा लें, हम्म, तो उनमें बहुत ज़्यादा थी कि बच्चे डरते थे अपने पेरेंट्स से हम्म, कि उनके सामने बात नहीं करनी, हमने बस उनकी माननी है। हम्म, तो नार्सिसिज्म बहुत एक गलत चीज़ है। हम्म, नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो अपनी बात के आगे किसी को वैल्यू नहीं देता, हम्म, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। हम्म, अब सामने जो भी है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, इवन अपने पेरेंट्स को भी वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता। हम्म, अब नार्सिसिस्ट पर्सन ये होता है कि वो नॉर्मली, ये नहीं हम कह सकते बचपन से ही वो डेवलप ऐसे हुआ है। फैमिली एक्सपीरियंसेस उसको नार्सिसिज्म की तरफ लेके जा सकती हैं। हम्म, उसके अलावा उसका कल्चर उसको लेके जा सकता है, कोई हम्म, ट्रॉमा उसको लेके जा सकता है नार्सिसिज्म की तरफ। हम्म। और नार्सिसिस्ट को पहचानने के क्या तरीके होते हैं? नार्सिसिस्ट को पहचानने के तरीके कि आप देखें, जब वो बात करेगा वो कहेगा मेरी बात माने। आपकी बात, अगर आप बात कोई शेयर करेंगे भी, कोई बात बताएगी भी, अपना सजेशन देंगे भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, बस जो कह दिया हम कहेंगे पत्थर पे लकीर हो गया है। हम्म, दूसरा, वो रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको, बस वो अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू दे करेगा, अपनी चीज़ों की वैल्यू करेगा। हम्म, आपकी ना कोई वैल्यू है, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है, उसका बस एक सर्कल होगा जो उसके अपने गिर्द घूमेगा। तो ओके। बेसिकली इस तरह से आप पहचान सकते हैं एक पर्सन को कि नार्सिसिस्ट है। हम्म। तो इस
कि क्या वजूहात, आपने 2-3 वजूहात डिस्कस की, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, ऑब्वियसली कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जैसे हमने बात इम्पैक्ट। की कि फादर्स जो हैं उनको कल्चर ऐसा बनाता है कि एक आदमी अगर है या मर्द है तो उसकी जो भी बात है सब मानेंगे, अगर उसने कह दिया तो वो भी अपनी बात से फिर नहीं हटता। और एग्जैक्टली मेल हम्म। डोमिनेट सोसाइटी है तो हम्म। नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पीक पे जाता है। हुँ। तो ये रिलेशनशिप में आप क्या देखती हैं? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हम्म। होंगे। रिलेशनशिप्स में नार्सिसिज़्म किस हद तक है? और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मेल्स में ज़्यादा है, तो फिर आप बहुत। उसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या फिर कपल्स को यही मशवरा होता है कि वो डिवोर्स कर लें या अलग हो जाएँ? नहीं, हुँ। उसमें कपल्स अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसमें जो मेल है उसको इंडिविजुअल थेरेपी भी देते हैं। हुँ। दूसरा एक कंबाइंड थेरेपी भी देखते हैं ताकि फीमेल अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सके उसके हुँ। सामने। और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मेल को कि हुँ। उसने उससे डील कैसे करना है, क्योंकि नॉर्मली मेल्स क्या करते हैं, उससे डील ही नहीं करते, हाँ। सुनते ही नहीं है फीमेल्स को। हुँ। तो उनकी प्रॉपर थेरेपी होती है, नार्सिसिस्ट पर्सन की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की उनकी हुँ। प्रॉपर थेरेपी तो होती क्या है। फिर वो ठीक हो जाते हैं इसके बाद? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कम्प्लीटली ठीक हम कहते हैं नहीं हो सकते। कभी भी नहीं होते? वो क्योरेबल होते हैं, हुँ। मैनेजेबल होते हैं, लेकिन हुँ। कहीं न कहीं पे लाइफ में उनके वो पर्सनैलिटी कहीं न कहीं रह जाती है। कुछ हद तक हुँ। हम उनको स्टेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जैसे उनके हुँ। रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हुँ। हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं एक ट्रेट रह जाता है। हुँ। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किस-किस तरह के होते हैं? अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, हुँ, इस वक़्त मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लेकिन स किसी को कहो तो वो कहते हैं कि हमें पागल कह रहे हैं ये। किस-किस तरह के इश्यूज़ इस वक़्त पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर? डिप्रेशन बहुत कॉमन है, हुँ। स्टूडेंट्स में, बच्चों में, हुँ। एंजाइटी कॉमन है। उसके अलावा हुँ। आजकल तो बहुत सीरियस इश्यूज़ जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, हुँ। स्किज़ोफ्रेनिया, हुँ। उसके अलावा ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अच्छा, बच्चों में। बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एग्ज़ैक्टली। अगर बाइपोलर आई गेस यही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी 2 तरह की आपकी पर्सनैलिटी 2 है। तरह की एक होती है। तरफ आप बहुत खुश हैं और एक तरफ आप बिल्कुल सैड हैं। सैड, तो बिल्कुल। एक्सट्रीमिज़्म आ जाता है। हुँ। तो क्या ये फिर आम जिसको हम मूड स्विंग कहते हैं ये वो होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर से बड़ी चीज़ है? अच्छा, इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मूड स्विंग बहुत सीवियर होते हैं। हुँ। हम मूड स्विंग्स में होते हैं, हम ठीक है, मैनेजेबल होते हैं। मूड हुँ। स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, जब वो खुश होते हैं हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हुँ। मूवीज़ देख रहे हैं सारा-सारा दिन, अगर कोई बाय कर रहे हैं चीज़ें, तो वो बुक्स बाय कर रहे हैं तो बुक्स ही बाय किए जा रहे हैं, हुँ। क्लोथ्स बाय कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। और एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है उनके अंदर, हुँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। अब देखिए, एनर्जी एक पर्सन में ज़्यादा है, वो गलत कामों में भी वो एनर्जी लगा सकता है। हुँ। सेकंड जो इसका फेज़ है, एक बाइपोलर में 2 फेज़ होते हैं, एक मैनिक फेज़ होता है जो बहुत हैप्पीनेस वाला, हुँ। सेकंड इसका डिप्रेसिव फेज़ होता है, बहुत सैडनेस वाला, हुँ। जिसमें बंदा सुसाइड की तरफ भी जाता है। ओके। इवन मेरी एक फीमेल पेशेंट थी, हुँ। और वो कहती थी मुझे बताएं मैं सुसाइड कैसे करूं, मुझे तरीके बताएं। वो हुँ। बाइपोलर के डिप्रेसिव फेज में थी, और जब वो मैनिक फेज में थी वो इतनी खुश थी, हुँ। आउटिंग्स करना, फिरना, हुँ। पैसे लगाना, शॉपिंग्स करना। हुँ। अब आप देखिए, पर्सन की टोटली शिफ्ट हो जाती है उसकी हुँ। इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी। और ये कितने टाइम के बाद आप एक हैप्पीनेस के फेज़ में हैं, खुशी के फेज़ में हैं और कितने टाइम बाद आप गमी के फेज़ में जाते हैं? इनको डिफरेंस का क्या कितना डिफरेंस होता है इसमें? अच्छा, ये डिपेंड करता है, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो मेनिया के फेज में ज़्यादा होते हुँ। हैं। मेनिया उस मतलब खुशी का फेज़ या? खुशी का फेज़। उसके बाद कुछ अरसे बाद आप सडन डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं। हुँ। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ़ कैसी चल रही है, आपको केयर कैसी मिल रही है। हुँ। तो उसमें फिर मेरी मतलब डिपेंड करता है थोड़ा-सा, हुँ। तो ये वेरी करता टाइम है, टू टाइम बदलता रहता है। बदलता तो रहता है। बाइपोलर को समझने का क्या तरीका है? एक आम इंसान बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप समझ सकती हैं। हुँ, एक आम इंसान मेरे जैसा इंसान शायद किसी के साथ बैठे तो ना समझ ना सके। समझ तो सके। हमें उस वक़्त फिर किस तरह से समझना है कि अगले बंदे को वाक़ई बाइपोलर डिसऑर्डर है? अच्छा, उसमें जो फर्स्ट थिंग आप नोटिस हुँ। करते हैं ना, पर्सन की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। वो 3 से 4 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश होता है। हुँ। उसके अलावा इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है। हुँ। उसके अलावा बहुत खुश लग रहा है आपको, पैसे बहुत खर्च करना शुरू हो गया है। हुँ। 1-1 लाख आप एक दिन में खर्च कर रहे हैं, हुँ। नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हुँ। ठीक है? उसके अलावा ये कि आपके गोल्स, बगैर मकसद के आपने गोल्स बना लिए हैं। सम टाइम रिलीजियस गोल्स बना लेते हैं, सारा दिन नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारे काम छोड़ दिए, बस नमाज़ पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है? गोल्स आपने बिज़नेस हुँ। गोल्स बना लिए हैं, आपने बिज़नेस, मल्टीपल बिज़नेस आपके माइंड में आ रहे हुँ। हैं, मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हुँ। हैं। आपको नहीं पता इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, इस चक्कर में आप बहुत नुकसान कर लेते हैं हुँ। अपना। यानी कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी तरह पीछे पड़ जाते हैं एग्जैक्टली, और गोल फिर उस डायरेक्टेड आदत को एक्टिविटी आप छोड़ते अपनी भी नहीं। स्टार्ट कर देते हैं, नहीं पता गोल ठीक है हुँ। गलत है, कुछ जो माइंड में सोच लिया बस वो पूरा करना है।
तो फिर वो आदत छूटती भी है? जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई इंसान रिलीजियस हो गया, नमाज़ें पढ़ता है, तो इतने अच्छे से पढ़ता है कि वो सारी कोई भी नमाज़ नहीं कज़ा करता, इवन वो तहज्जुद की तरफ भी आ जाता है। तो कितना अरसा फिर वो इस चीज़ को कैरी करते हैं? अच्छा, ये जब आप हुँ, मेडिसिन लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हुँ, ओवर मतलब हर चीज़ गलत है, हुँ, तब आप बेहतरी की तरफ, हम कहते हैं कि कोई हुँ, 2 to 3 वीक्स बाद पेशेंट ज़रा समझना शुरू हो हुँ, जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो इस चीज़ को नहीं हुँ, समझ रहा होता, उसको आइडिया भी हुँ, नहीं होता। हुँ, तो उसके बाद 1 मंथ के बाद काफ़ी हद तक वो रिकवरी के फेज़ में आता है। हुँ, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट की तरफ आ गए हैं, हुँ, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं है, डर से, खौफ हुँ, से, हुँ। मतलब शर्म से नहीं आते कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कि पता नहीं मुझे कौन-सा डिसऑर्डर है। हम्म। जैसे आपने कहा कि वो गोल बना लेते हैं बगैर किसी मकसद के। हम्म। अब एक गोल एक बाइपोलर डिसऑर्डर के आदमी ने बना लिया कि हम्म। मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने दौड़ना है तो मैंने इतना दौड़ना है कि मैंने हर दिन जो है अपनी हेल्थ का भी ख़्याल नहीं करना। वो कब तक इस गोल पे अटका रहेगा? क्योंकि फिर गोल पे चेंज भी तो हो जाता होगा ना? तो कब तक वो फिर पूरी उसके साथ अपनी एफ़र्ट उस पे लगा रहा है? उस पे लगाता रहेगा, वो हुँ, एक गोल की तरफ एफर्ट्स उसकी शिफ्ट नहीं होती फ़ौरन, हुँ, बहुत टाइम बाद शिफ्ट होती हैं, और मोस्टली वो अगले एपिसोड में आके शिफ्ट होती है। जैसे हुँ, आपको एक एपिसोड आया, ये एपिसोड आपका होता है कोई 4 to 7 डे का आपका एपिसोड होता है, हुँ, तो वो एक एपिसोड में आपका नॉर्मली सेम ही गोल्स चल रहे होते हैं। हुँ, ये एपिसोड्स आपको आते हैं जब सीजन्स चेंज होते हैं, हुँ, कुछ स्ट्रेस की वजह से आपको एपिसोड आ सकता है बाइपोलर का, ओके। कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में हुआ है, कोई आपने हुँ, मेडिसिन ऐसी खा ली है। हुँ, जैसे एक रिसर्च में देख रही थी, स्टीरॉयड्स जो खाते हैं हाँ, नॉर्मल है, वो बाइपोलर को ट्रिगर करता है। ओके। तो वो जब नेक्स्ट हुँ, एपिसोड आता है तो आपके नई तरह के गोल्स होते हैं, नई तरह की थॉट्स होती हैं, हुँ, आइडियाज़ बहुत आ रहे होते हैं माइंड हुँ। में, फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं चेंज चीज़ें, होते रहते तो इससे हैं। पता लग जाता है कि अगला हम्म। बंदा बाइपोलर और डिसऑर्डर। ये नहीं होता एपिसोड आपको मतलब 3 मंथ्स भी कोई एपिसोड नहीं आएगा, हुँ, 1 ईयर भी कोई एपिसोड नहीं आएगा, सडन आपको एपिसोड आ जाएगा, ऐसा भी होता है हुँ, बाइपोलर में। हुँ। और क्या वो ट्रिगर आपने कहा कि मेडिसिन से होता है, क्या वो कोई और ऐसी चीज़ भी होती है जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई ऐसी याद है, कोई ऐसी एक चीज़ से इंसान गुज़रा है, अगर वो दोबारा से आई है तो फिर वो फिर भी होता है, ट्रिगर हो जाता है? होता है, उसमें ये भी होता हुँ, है कि आपकी अगर रूटीन डिस्टर्ब हुई है, हुँ, नींद आपने कोई फ़र्ज़ करें फंक्शन है, कोई डेथ हो गई है, हुँ, आपने प्रॉपर्ली स्लीप नहीं ली, रूटीन नहीं ठीक ली, हुँ, तो वो भी कहीं न कहीं बाइपोलर के आप में सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं, बाइपोलर को ट्रिगर कर सकता है। और बहुत दिन तक अगर आपकी रूटीन डिस्टर्ब रही है, तो मैंने बहुत लोगों में देखा है कि बाइपोलर ट्रिगर हो जाता है। ओके। और इसको ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना एक ही ट्रीटमेंट होता है या कोई एग्ज़ैक्टली। इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को वैसे भी बेहतर कर नहीं, सकता है? बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है, आपके केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, तो हुँ, उसमें मेडिसिन बहुत ज़रूरी है जो साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं, हुँ, और थेरेपी, क्योंकि हुँ, इसकी आपको अवेयरनेस नहीं होती है। अब हुँ, साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके साथ ये इश्यूज़ हैं, हुँ, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, हुँ। और इस तरह से आपने लाइफ को मैनेज लेके चलना है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ। ठीक है। आजकल बहुत से ड्रामे बन रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। हुँ। उसके अंदर हमें ये भी बताया जा रहा है कि अच्छा नार्सिसिज़्म क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है हुँ। और मैनिपुलेटिव हस्बैंड्स, वाइफ्स किस तरह की होती हैं। पहले इसकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं क्योंकि थी। अभी अवेयरनेस हुँ, बहुत आगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा मल्टीपल वीडियोज़ होती या हैं, हुँ, डिप्रेशन से निकलने की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हुँ, बताते हैं, एंजाइटी के बारे में बताते हैं, तो हुँ। बहुत अवेयरनेस आ गई है। यूजुअली ये जो ख़ावंद और बीवी का रिलेशनशिप होता है, बहुत से जो मेंटल इश्यूज़ हैं या जो ड्रामों में दिखाए जाते हैं, वो इस रिलेशनशिप के ही गिर्द घूम रहे होते हैं। तो हुँ। आपको लगता है कि अवाम में थोड़ी-सी अवेयरनेस इस बात की आई है कि वो बिफ़ोर मैरिज किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और वो जाके थेरेपी लें? क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपने किसी इंसान से शादी करनी है, तो आप ये पता लगाएँ कि इसको मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, इसकी चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या हैं? क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है बिफ़ोर मैरिज? अच्छा, अभी पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं आई हुँ, कि हुँ। आप आएँ साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन ये मैं लाज़मी सजेस्ट करती हूँ कि शादी के जो अर्ली ईयर्स हैं, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम आप साइकोलॉजिस्ट के पास लाज़मी आएँ। हुँ, क्योंकि उस टाइम में आपको मल्टीपल आप इश्यू से गुज़र रहे होते हैं। हुँ, एक फैमिली प्रेशर भी होता है, जो फीमेल आपके घर आई, आपने उसको भी एडजस्ट करना है, उसके हुँ, साथ भी डील करना है। फीमेल भी बहुत सारे प्रेशर से गुज़र रही होती है, तो उस टाइम पे आपको अगर लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, हुँ, तब आप थेरेपिस्ट के पास आएँ। हुँ, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस भी बढ़ गए हुँ, इसी वजह से, कि लोग नहीं ठीक करते, उसको ख़त्म करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हुँ। तो प्री मैरिज काउंसलिंग भी एक चीज़ होती है, वो फिर वो किस तरह से होती है? क्या उसमें आप मेंटल हेल्थ को नहीं डिस्कस कर रहे होते? प्री मैरिज काउंसलिंग होती है बिल्कुल, हुँ, क्योंकि आप उस टाइम पे जब आपकी शादी होने वाली होती है, आप डरे होते हैं हुँ, कि मैं कैसे लेके चलूँगा, हैंडल कैसे करूँगा, हुँ, ओवरऑल आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है। हुँ, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में आपको हर हवाले से गाइड किया जाता है, आपके इमोशनल रिलेशनशिप के हवाले से भी, फिजिकल रिलेशनशिप के हवाले से भी, हुँ, हर चीज़ उसको गाइड की जाती है। हुँ,
ताकि जब शादी हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। ओके, इसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं जो लोग खुद से करते हैं, लाइक मेडिटेशन, जिसको मराकबा कहते हैं आई गेस, एक योगा टाइप लोग करते हैं सुबह उठ के। उसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। तो क्या ये कितना इफेक्ट करती हैं कि इंसान की ज़हनी सेहत को अच्छा रखने में? अच्छा, ये अगर आपको एंजाइटी जैसे इश्यूज हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, आप डिस्टर्ब फील करते हैं, ओवर थिंकिंग है, तब ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपका फोकस बेहतर करने के लिए होता है। माइंडफुलनेस है, हम कहते हैं कि आप जो भी काम करें माइंडफुली करें, फुली एक्टिव होके करें। खाना खा रहे हैं, फुली उस पर एक्टिव होके खाना खाएं। हम एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, नहीं पता क्या खा रहे हैं। आप कोई काम करें, वॉक करें, माइंडफुल वॉक करें, अपने स्टेप्स को गौर करें, डीप ब्रीथिंग करें तो वो माइंडफुली करें, फोकस होके करें, अपनी बॉडी पे गौर करें, एक्सरसाइज करें तो वो भी माइंडफुल होके, मेडिटेट करें, फोकस करें, तो इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। ओके, तो क्या किसी को ट्रॉमास हैं वो भी ठीक हो जाते हैं थोड़े थोड़े? अच्छा, ट्रॉमास में आपको पता है कि बंदा एक डर की, खौफ की कैफियत में होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी, तो उससे भी बेहतरी आ जाती है ट्रॉमास में भी, कि आपको जो एक अचानक से आपको डर खौफ महसूस होता है, कि आपकी जो एक्सरसाइज करने से ना आपकी स्लीप बेहतर होती है, मूड आपका बेहतर होता है, तो उससे ये ट्रॉमा वाले रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम हो जाता है। ओके, इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? क्योंकि कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं मीठा खाती हूँ ना, स्पेशली कभी कुछ देर बाद, तो मैं इतना खुशी में, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होती है जब उस आप वक्त, और मीठा मैं बहुत अच्छी खाती हो हैं जाती वो हूँ। आपको, आपके डोपामाइन को अफेक्ट करता है। वो आप कोई भी अपनी पसंद की चीज़ खाएंगी, आप कोई पसंद का जंक फूड खाएंगी, आपने बर्गर मंगवाया अपने लिए, आपने खाया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। म्यूजिक अपनी पसंद का सुन रही हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके डोपामाइन लेवल, आपका हैप्पी हार्मोन होता है, सेरोटोनिन होता है, उन पे अफेक्ट करते हैं। इस वजह से आप इस तरह से खुशी महसूस करती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं मीठा खाऊं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी अपने अपनी पसंद की ही लाई होती हैं, लेकिन वो एक जो वो ट्रिगर होती है हैप्पीनेस मीठा खाने से, शायद ही कुछ लोग रिलेट कर पाए, वो वो आप पे किसी डिपेंड और करता है चीज़ ना से कि ट्रिगर आप नहीं किस हो चीज़ रही। से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब नमकीन खा के या कुछ इस तरह से फास्ट फूड खा के अच्छा फील करते हैं। मैं नॉर्मली वैसे फास्ट फूड खा के ज़्यादा अच्छा अच्छा। फील करती हूँ। तो ये अपने हार्मोन्स को बैलेंस, अब मुझे पता एग्जैक्टली चल गया बैलेंस है, करता है ये। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी डोपामिन ट्रिगर कैसे होगी मीठा खा के, अब मुझे इस बात का पता है। तो क्या मैं भी लाइक आम इंसान हूँ, तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, अब मुझे किसी बात पे डिप्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अगर मैं मीठा खा लेती हूँ, मेरी डोपामिन ट्रिगर हो गई और मैं खुश हो जाती हूँ, तो क्या ये मैंने अपनी थेरेपी तो नहीं है, क्या आपने मैंने एक अपना आपको उसमें से कॉपिंग निकाल लिया? मैकेनिज्म बना लिया है। हम्म। कॉपिंग मैकेनिज्म बना लिया, आपको पता है मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मैं थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, लेकिन सम टाइम इस चीज़ में बंदा डिस्टर्ब भी हो जाता है। आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, हाँ। मीठा आपने ज़्यादा खा लिया, ठीक है, जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आप जा सकते हैं। ओके, स्ट्रेस ईटिंग भी हो जाती है। तो आपने अपने हार्मोन्स को आप खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन आपने लिमिट रख के रेगुलेट करना है। हाँ, अब बहुत आप ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और वो जैसे वही बात की म्यूजिक से भी, कि अगर आप ये नहीं म्यूजिक कि अपने दिन में पसंद 10 का दफ़ा सुन मूड लें। ख़राब हो रहा है तो 10 दफ़ा आप चॉकलेट खा रही हैं ऐसा मूड अच्छा करने के लिए। अब इससे क्या होगा, आपकी नॉर्मली मेडिकल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो इसलिए हर चीज़ बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा, कुछ लोग डिप्रेशन से बचने के लिए, जो लोग इतने माइंडफुल होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन तो सबको है, कुछ लोग इसका थेरेपी करने की एग्जैक्टली, कोशिश कहीं ना करते हैं। कहीं पे होता है सबको। डिप्रेशन से बचने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कॉमेडी शोज देखते हैं या फनी शोज देखते हैं ताकि वो हंसें ज़्यादा। ये कितना इम्पैक्ट करता है इंसान के ऊपर? बहुत इम्पेक्ट करते हैं, इस पे रिसर्चेज भी हुई हैं और आउट ऑफ कंट्री लाफिंग थेरेपीज भी होती हैं। जब आप हंसते हैं तो आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, जिससे आप फ्रेश फील करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है। तो कॉमेडी शोज देख लेने चाहिए अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है। देखने चाहिए। और अगर डिप्रेशन हो रहा है, सैड वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, सैड रील्स निकाल निकाल के नहीं देखनी चाहिए। हैप्पी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें देखें, उसके बाद पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम गुजारें। खुद को अकेला ना उस टाइम पे करें। हम क्या करते हैं, अकेले करके कमरे में लाइट्स ऑफ करके बैठ जाते हैं। ट्रू। जो डिप्रेशन आपका 1% था वो 10% पे चला जाता और है। कुछ लोग इसमें प्लेजर महसूस कर रहे होते हैं। ये ये क्या होता है, ये कौन सा ऐसी ज़हनी कैफ़ियत होती है कि कुछ लोग उदास होने में प्लेजर महसूस कर रहे होते हैं? इसका एक बड़ा शेर भी है, वो मुझे ज़रा इस वक्त भूल गया है, कि आपको उदासी में खुशी महसूस होती है। वो ये क्या होता है? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास लोग अच्छे नहीं हैं तो आप अकेले रह के अच्छा महसूस कर रहे हैं। सैड, वो आप खुशी नहीं महसूस कर रहे होते, वो जस्ट आप खुद को कवर अप कर रहे होते, अपनी फीलिंग्स को कवर अप कर रहे होते हो। आप लोगों को सिर्फ बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन इंटरनली कहीं डीप डाउन आप बहुत सैड होते हैं। और उस टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉपर सपोर्ट मिले, आप
रोना चाहेंगे, शेयर हम्म। करना चाहेंगे। हम्म। नहीं, एक और चीज़ होती है जिसके अंदर आप जैसे आपने कहा कि सैड रील्स नहीं देखनी, हम्म। लेकिन कुछ लोग अपनी उसी जो एक उदासी होती है ना उसको बरकरार रखने के लिए वो जानबूझ के सैड रील्स देखते हैं, सैड पोइट्री देखते यही हैं, तो वजह लगाते है ना। हैं, पढ़ते हैं। अब एक पर्सन है, वो सैड, अपने आप को सैड रखने के लिए सैड रील्स देख रहा है। हाँ, क्या वो पर्सन नॉर्मल है आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नॉर्मल ना, तो कहीं हम्म। ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं। हम्म। और उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो खुद आके कहता है ना मुझे डिप्रेशन है। हम्म। वो तो बता रहा है कि मुझे ये मसला है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। हम्म। अब एक पर्सन बता नहीं रहा लेकिन उसका बिहेवियर शो कर रहा है। हम्म। वो सारा सारा दिन कुछ खा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, रूम से निकल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। अब उसने कहा तो कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है। हम्म। ये सुनने में आता है कि जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है हम्म। वो हंसते ज़्यादा हैं, या वो ज़्यादा उनकी लाइफ हैपनिंग होती है, लाइवली ज़्यादा होते हम्म। हैं, शायद उनका कोप करने का एक तरीका होता है। क्या ये ट्रू है, ये सही बात है? बहुत सारे लोग डेवलप कर लेते हैं। अब एक वर्ड कहते हैं फंक्शनल डिप्रेशन कहते हैं। हम्म। एक पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, सब कुछ ठीक है, हम्म। फैमिली को भी वो प्रॉपर टाइम दे रहा है, लेकिन जब वो अकेला होता है वो बहुत सैड फील करता है, हम्म। बहुत टेंस फील करता है। अकेले में उसको ओवर थिंकिंग होती है, हम्म। उसको ख्याल आता है मैं मर जाऊँ, कैसी लाइफ चल रही है। हाँ, लेकिन बाकी सबको क्या लग रहा है, वो बहुत बड़ा खुश है। खुश है, ठीक हम्म। है, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है। हम्म। लेकिन ऐसे पर्सन को समझना ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा ज़रूरी भी है। हम्म। तो कैसे समझ सकते हैं घर वाले, या कोई पास आपके मौजूद है, या कोई इंसान खुद से कैसे समझ सकता है? क्योंकि डिप्रेशन की भी मैंने सुना है कि स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगता है कि आपको डिप्रेशन है, हम्म। भूख नहीं लग रही, वीकनेस हो रही है। वीकनेस हो रही है, कैसे आपका पता वेट लगाएं लूज कि हो रहा आपको है। डिप्रेशन, आप इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? तो आप अपने आप की चेंजेस को नोटिस करें ना, हम्म। अपनी रूटीन को नोटिस करें। अगर आपकी स्लीप पहले 8 घंटे की थी, आपकी स्लीप में फ़र्क आना शुरू हो गया, पाँच हम्म। छः घंटे के बाद आपको मतलब नींद आ रही, लेटे हुए नींद नहीं आ रही, हम्म। या बहुत ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन में होता है। ओके। आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सो रहे हैं, सारा दिन सो रहे हैं, हम्म। बार बार सोचे आ रही हैं, ऐसे लग रहा है ब्रेन कंट्रोल में है ही नहीं। हम्म। सो रहे हैं लेकिन माइंड चल रहा है आपका, हम्म। आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, लग रहा है कि लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है। तो अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर है तो आप डिप्रेशन में हैं। हम्म। और कुछ अरसे तक, मतलब अगर आपको कंटिन्यूस कुछ टाइम तक ये फीलिंग्स आ रही हैं, 2 वीक्स तक अगर आपको सेम फीलिंग आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन में है। हम्म। ऐसे नहीं कि आपकी एक दिन रूटीन डिस्टर्ब हुई है तो आप कहें कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। हम्म। और एंटी डिप्रेसेंट्स भी तो लेते हैं ना कुछ हम्म। लोग, वो कितनी इफेक्टिव होती हैं? क्या फिर वो आदी आदी हो जाता है इंसान उनका, लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट जो देते हैं वो बेसिकली आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, तो आदि तो नहीं हम कह सकते, हो सकते उसमें ये कि जब आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपको बेहतर फील हम्म। करें, तो खुद से आपने ना छोड़नी है ना उसको कम ज़्यादा करना है, डॉक्टर से सजेस्ट करें। हम्म। वो आपको उसको पहले हाफ करेंगे आपकी डोज को, हम्म। उसके बाद फिर स्लोली स्लोली ख़त्म करेंगे। कि ओके। सडन जब आप चेंज करते हैं ना, कोई अप डाउन करते हैं, हम्म। फिर वो डिस्टर्ब करती हैं आपको। ओके। डिप्रेशन बहुत सारी वजूहात की बिना हम्म। पर होता है। मोस्टली डिप्रेशन यंगस्टर्स को रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा होता हम्म। है, अपने पार्टनर्स की वजह से हो रहा होता है, बहुत या ज़्यादा। दोस्तों की वजह से हो रहा होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस, बहुत ये बहुत कॉमन इशू है कि किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया, किसी इंसान को वो पसंद करता था वो दूर हो गया, दूर कोई हो गए। दोस्त आपके बहुत करीबी थे वो दूर हो गए, अब आप चले गए जी डिप्रेशन में, अब हम्म। आपको भूख भी नहीं लग रही, आपसे काम भी नहीं हो रहा, आप वीक भी हो रहे हैं और सब कुछ। अब उसमें से निकलें कैसे? क्या खुद इंसान इसकी एफर्ट कर सकता है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी को भूलना हो या कोई ट्रॉमा भूलना हो तो उसको 6 महीने लगते हैं भूलने में, इंसानी जहन से निकालने में। ये कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? अच्छा, जब आपने किसी से दूर होना है, वो कोई भी है, आपका पार्टनर है, हम्म। फ्रेंड है, कुछ भी है, उससे कम्प्लीटली कट ऑफ कर ले। हम्म। बार बार उसकी आईडीज पे जाके स्टॉक चेक नहीं ना करना। करें। नो। ओके। ये आपकी फीलिंग्स को इसी तरह करते हैं जैसे आप एक जख्म को बार बार छेड़ रही हैं। हम्म। उससे कम्प्लीटली कट ऑफ करें, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आएँ, हम्म। रूटीन अपनी फॉलो करें, नींद अपनी प्रॉपर लें। हम्म। कोशिश करें, अगर नींद नहीं भी आ रही तो कोशिश करें लेटें। हम्म। अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़, बुक रीडिंग स्टार्ट करें। और हम्म। दूसरा, जो अपने बाकी मेंबर्स हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, हम्म। उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा दें आप। हम्म। उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा दें, बातचीत बढ़ा दें, अपने आप को बिजी कर लें। हम्म। तो आपको, ताकि वो जो मेमोरीज हैं, जो पास्ट चीज़ें हैं, वो कम से कम याद आएँ हम्म। और आप जल्द से जल्द हील हो सकें। ओके, इसमें इंसान की अपनी एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, अगर वो विलिंग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, अगर वो हम्म। विलिंग नहीं है, आप सालों साल उस चीज़ को साथ लेके चलेंगे। हम्म। अगर आपने स्टॉक करना है तो आप स्टॉक करते रहेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो उसको फ़ौरन ब्लॉक कर दें। फ़ौरन राइट? ब्लॉक करें, हम्म। ख़त्म करें, जो उसकी मेमोरीज है उसको क्लोज कर हाँ, दें, पिक्चर्स मेमोरीज़ हैं। हैं, कोई पिक्चर्स हैं तो डिलीट कर दें, उनको वापस हमें रिस्टोर नहीं करना। कुछ आईडीज़ हैं तो ब्लॉक कर दें, और दूसरे अपनी फेक आईडी से भी उसको सर्च नहीं करना, फेक आईडी से भी ब्लॉक कर दें, राइट?
एग्जैक्टली फिर अगर आपको भी पता ब्लॉक है ना कर आपने रिलेशन नहीं रखना तो कम्प्लीटली कट ऑफ करें। अगर रखना है कि मतलब मैनिपुलेशन आना जाना करते रहना है तो दे। फिर आप ना ब्लॉक करें, अदरवाइज अगर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल है तो ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर और दें बिल्कुल। ऐसे दोस्तों को ब्लॉक कर देना चाहिए, फिर वो तंग करते हैं तो। एग्जैक्टली जो टॉक्सिक दोस्त है जो आपकी हम्म, मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, हम्म, डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो आपको हम्म, टॉन्ट करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, हम्म। उनसे ताल्लुक खत्म कर दें। तो टॉक्सिक टॉक्सिक इंसान को हम अक्सर कहते हैं कि फलाना टॉक्सिक है उस, तो कुछ होते हैं इंसान जो हर किसी को फिर टॉक्सिक समझना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो कोई होता है कोई नहीं होता। हम्म। अब एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वाकई जो अगला बंदा है वो टॉक्सिक है, या वो नॉर्मल है, या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? अच्छा, टॉक्सिक बेसिकली ये होता है कि अगर पर्सन है सामने वाला वो हर दफ़ा अब बस अपनी मर्जी कर रहा है, हम्म, आपकी नीड्स को फॉरगेट कर रहा है, उसको हम्म, नहीं समझ रहा, हम्म, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, हम्म, जितनी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी नहीं कर रहा, हम्म। तब हम कहेंगे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है। ओके, वो दोस्त दोस्त भी हो सकता है। दोस्त भी हो सकता है, आपका हम्म, पार्टनर भी हो सकता है, हम्म, कोई भी हो सकता है। हम्म। और कब कुछ लोग कहते हैं कि जो दोस्त असल दोस्त वही होते हैं जो आपके मुसीबत में आपके काम आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बेचारा कोई इंसान बिजी भी तो हो सकता है, कोई किसी इमरजेंसी में हो सकता है, हम्म। तो हम फिर उसको लेबल कर देते हैं कि ये टॉक्सिक ही है। अच्छा, हम्म, टॉक्सिसिटी या कोई भी ट्रेट आप एक इवेंट के बेस पे नहीं लेबल कर सकते। हम्म, अगर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है, तब आप उसको टॉक्सिक लेबल कर सकते हम्म। हैं। ऐसे नहीं होता वन टाइम ऐसे में। नहीं कह सकते। नहीं, और बेचारा अगर एक इंसान पढ़ रहा है और आपने नहीं पढ़ा तो आप कहते हैं कि मेरा दोस्त तो स्नेक है, वो टॉक्सिक है। वो तो चीज़ रॉन्ग है, वाकई रॉन्ग है। एग्जैक्टली और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे से मैसेजेस के रिप्लाईज नहीं होते। हम्म। वो पड़ा रहता है तो अच्छा मैं कहती हूँ अच्छा कर दूँ, तो फिर मेरे अक्सर दोस्त ये कहते हैं नहीं तुम तो हमारी दोस्ती नहीं हो तुम। हालांकि जब हम मिलते हैं तो मैं उनके लिए पूरी एफर्ट करती हूँ, हम्म। लेकिन जब वो मैसेजेस आते हैं तो मेरे शायद काम इतने ज़्यादा होते हैं, मैं इतनी वो होती हूँ कि मैं कहती हूँ अच्छा अभी करती हूँ, तो वो टाइम बड़ा निकल जाता है। पर आप देखिए अपने हम्म, फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट करती होंगी, जब आप बात हम्म, करती होंगी अच्छे वे में करती हम्म, होंगी। अब एक टॉक्सिक पर्सन है, वो जब आपसे बात करेगा तो कोल्ड वे में करेगा, हम्म, नो रिस्पॉन्स, कोई फीलिंग्स नहीं, हम्म, इमोशंस नहीं, तो वो डिस्टर्बिंग होता है। तो यानी कि ऐसे फ्रेंड्स को बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं लेबल करना चाहिए, जो बेचारे किसी वजह से मसरूफ हैं, या अगर उनमें एग्जैक्टली नहीं हो रहा आप अपने रिप्लाई। आप को उसको आप अपने आप को सिक्योर कर मैं रही अपने हैं। आप को सेव कर रही हूँ, जब मेरे दोस्त ऐसा सोचते हैं मैं बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं हूँ, वैसे बस रिप्लाई का थोड़ा सा मतलब मेरे से रिप्लाई टाइम से नहीं होता। हम्म। सैडिज्म का हम डिस्कस कर रहे थे, हम्म। सैडिज्म क्या चीज़ होती है, क्योंकि चलिए बाकियों को तकलीफ देने वाली चीज़ें तो हमने सब डिस्कस कर ली, हम्म। अपने आप को तकलीफ देना ये क्या होता है? अच्छा, अपने आप को तकलीफ दे के मैंने ऐसे लोग देखे उनको खुशी महसूस होती है, हम्म, कट्स लगा के खुशी महसूस होती है, हम्म, सम टाइम के किसी चीज़ से खुद को मार के खुशी महसूस होती है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी दिखाई गई हैं हम्म, जिसमें वो लोग खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं या किसी को कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ पहुंचाएं। इवन मैंने ऐसे केसेस भी मतलब मेरे पास हम्म। आए हैं, वो कहते हैं हमें ह्यूमिलेट करें, हमें शर्मिंदा करें, हमें खुशी महसूस होती है। गॉड, अब ये क्यों? देखिए ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। इसमें जो मोस्टली मुझे रीजंस जो मैंने नोटिस किए हैं, या बचपन में उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया है, तो उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है, वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, हम्म, या वो उस बदला लेने के लिए खुद भी डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा कि घर में लोगों को डिग्रेड किया जा रहा है, हम्म, तो वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, डिस्टर्ब करता है उनको। हम्म, और सैडिज्म बेसिकली खुद से ज़्यादा ये होता है कि आपको दूसरे को तकलीफ़ देने में मज़ा आ रहा होता है, अच्छा, अच्छा लग रहा होता है। आप दूसरे को फ़र्ज़ करें, आप दूसरे को मार रहे हैं, वो चीख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, हम्म। वो तड़प रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये तो कोई दिमाग बहुत एक्सट्रीम किस्म की दिमागी कंडीशन है। एग्जैक्टली। और जो हम केसेस देखते हैं, सारे हम्म। क्रिमिनल्स होते हैं, तो फिर वाकई हम यही सोचते हैं ना कि इसमें सेंसिटिविटी किधर है, कि हम तो हम नहीं कहते तो हैं ना कि बर्दाश्त कर मतलब सकते। इसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी जो इसने हाँ, इतना मारा है उसको। इवन आपने देखा है, घर के मेड्स को लोग मार रहे होते ट्रू। हैं, तो वो हम कहते हैं कि इसके अंदर तो फीलिंग्स नहीं थी जो इसने इतना मार दिया बेचारे बच्चे को या ऐसे। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली यही फीलिंग्स होती हैं। वो उनको प्लेजर मिल रहा होता है किसी को मार के। एग्जैक्टली, अपने पार्टनर को मार रहे होते हैं लोग। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, हम्म। इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये टर्म सैडिज्म बहुत की। ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे हम्म, आपने देखा मेल अपनी वाइफ को मारता है, हाँ, वो बेचारी परेशान है, रो रही है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अच्छा लग रहा है उसको, वो हंस रहा है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि वो हंस रहे होते हैं देख के। तो इसका फिर क्या, इसको कैसे ट्रीट करें? ये तो बहुत ही कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल का कोई इंसान को ट्रॉमा है, किस वजह से होता है सैडिज्म? अच्छा, ये अगर हम इसकी वजह डिस्कस करें तो ये बहुत एक लंबी चीज़ है, बहुत हम्म, ह्यूज चीज़ है कि उसकी लाइफ ऐसी गुजरी है, उसने कुछ देखा ऐसा है। हम्म, और अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इसका ट्रीटमेंट बहुत कम्प्लेक्स होता है। हम्म,
क्योंकि देखिए पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है, पूरी उसकी चीज़ें डिस्टर्ब है, हर चीज़ डिस्टर्ब है। तो उसको अब देखिए ऐसा पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे साथ मसला है। कभी भी नहीं। आप उसको एहसास दिलाएंगे, वो आप पे भी अपनी फीलिंग्स अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो True. ऐसे पर्सन का ठीक होना बहुत एक तो डिफ़िकल्ट है। हम्म। ये है कि अगर उसकी फैमिली मतलब उसको एग्री करती है कि उसको ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक करना है, उसको एडमिशन करवाया जाए, ताकि वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ऐसे पर्सन को। ओके। तो तो ये अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो मेजोरिटी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं और बहुत एक्सट्रीम किस्म के आते हैं, वो हम्म, सारे तो इसी बीमारी का शिकार हैं, तो उनको सबको थेरेपी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली थेरेपी होनी चाहिए, हम्म। और थेरेपी का हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, मतलब ट्रेडिशन है ही नहीं कि थेरेपी लेना है, हम्म। गलत बात समझी जाती है। आउट ऑफ कंट्री में अगर देखें तो हम्म। लोगों को अगर सिंपल एनजाइटी का भी इशू होता है हम्म। तो वो थेरेपी के लिए आते हैं। हम्म। फिर मतलब फैमिली इश्यूज आ रहे हैं तब वो थेरेपी लेते हैं। अब हम्म। थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्यों लेना ज़रूरी है? फैमिली में आप किसी से बात करेंगे वो आपको जज करते हैं, हम्म। आपको ये कहेंगे कि आप लोग तो मतलब पागल हो, खुद ऐसे बातें बना रहे हैं। लेकिन जब आप थेरेपिस्ट के पास आते हैं वो एक नॉन जजमेंटल वे में आपको एक पॉजिटिव एक ऐसा मशवरा देता है कि क्योंकि वो न्यूट्रल होके देता है, वो ना आपके पार्टनर की तरफ से देगा ना आपकी तरफ से देगा, वो न्यूट्रल होके आपको डिसीजन देगा। फैमिली में कहीं ना कहीं पे बाइसनेस भी आ जाती है, हम्म। तो इसीलिए थेरेपिस्ट के पास आना ज़रूरी है। लेकिन लोगों का ये भी तो कंसर्न होता है कि थेरेपिस्ट बड़े महंगे होते हैं, हम किधर उनको फाइनेंशियली कैसे हम्म। कवर करें, ये उनके एक्सपेंस कैसे कवर अच्छा, करें। उसमें बहुत ज़्यादा ये कि हम्म। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी, आजकल तो ऐप्स ऐसी आ गई हैं, हम्म। कुछ चैटबॉट्स होते हैं, उसमें आप अपना इशू लिख के तो थ्रू कंप्यूटर वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म। या थेरेपिस्ट भी मल्टीपल इस तरह से होते हैं कि उसमें रेट्स लिखे होते हैं, हम्म। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस देख के, जैसे हमारी ऐप से मरहम वगैरह, हम्म। उसके अलावा ओलाडेप पे आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिल जाती है, क्लिनिक के भी। हम्म। तो वो आपकी अपनी चॉइस भी मिल हो जाती है आजकल, ओके, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग है। बजट के लेकिन अकॉर्डिंग आप बहुत देख सारे सकते लोगों ने आजकल चैट जीपीटी को अपना थेरेपिस्ट बनाया हुआ है। हैं। जितनी भी उनके मसले होते हैं या कोई कोई भी किसी किस्म का भी मसला है, क्योंकि एक बात चैट जीपीटी की जो है कि वो कभी भी आपको ऐसे मुंह पे आके रॉन्ग नहीं बोलता। तो हम्म। लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, चैट हम्म। जीपीटी का ये भी इशू है कि उस पे आपको प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं, हम्म। आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उससे शेयर करते हैं वो लीक हाँ, हो सकती है। ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि चैट जीपीटी आपको कभी भी ये नहीं बताएगा आपकी मिस्टेक कहाँ कभी पे भी है। नहीं बताएगा। वो कहेगा अच्छा आपकी ये थोड़ी गलती है, लेकिन सामने वाले पर्सन को समझना चाहिए था। लेकिन आपने जो किया ये इसलिए किया है तो आप ठीक हैं, तो वो तो हम्म, इतनी खूबसूरत से आपको तो बिल्कुल सेव कर रहा है वो तो एक तरह से। एग्जैक्टली, वो तो हम्म। डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है। हम्म। तो इसलिए कोशिश करें इंसान से थेरेपी लें, ओके। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की तरफ आएं, हम्म। क्योंकि मशीन है, वो उस पर इमोशंस नहीं है, हम्म। फीलिंग्स नहीं है, वो आपको उस तरह से समझ नहीं हम्म। सकता। अच्छा, कभी कभी कोई इंसान अपनी फीलिंग्स चैट जीपीटी से शेयर कर दे, हम्म, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं करती, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे बोल रही हूँ। नहीं कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कोई सीरियस फीलिंग्स उससे शेयर ना करें। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको लगता है कि ये कहीं जा सकती है, हम्म। कोई पिक्चर जैसी ना शेयर करें उसके साथ। हम्म। तो लिमिटेशंस हाँ, छोटी मोटी थोड़ी लड़ाई बहुत, किसी दोस्त से हो गई, कोई मशवरा चाहिए या कोई वैसे ही अगर आप वैसे दिल की बोर हो भड़ास रहे हैं, थोड़ा सा निकालनी वैसे है। एंटरटेनमेंट का दिल कर रहा है, तो आप कर सकते हैं उससे शेयर। अदरवाइज नहीं करना चाहिए, नहीं एआई के करना साथ चाहिए। इतना इतना उस पर ना इन्हसार करे कि वो हम्म, आपको इस्तेमाल करने लगे। हम्म। खुद को नुकसान पहुंचाना भी डिप्रेशन की एक निशानी होती है, एंग्जाइटी की निशानी होती है। और ये कौन सी फॉर्म का डिप्रेशन होता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे? फिर क्या इसकी एक्सट्रीम फॉर्म सुसाइड ही होती है? अच्छा, डिप्रेशन किसी भी किस्म का, उसमें आपको मोस्टली आप सुसाइड की तरफ जाते ही जाते हैं। हम्म। अगर आप नहीं भी करते सुसाइड तो फिर आपको थॉट्स आती हैं लाजमी। हम्म। थॉट्स आपको डिप्रेशन की मतलब सुसाइड की नहीं आ रही तो सेल्फ हार्म की थॉट्स आती हैं। हम्म। आपको दिल करता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँ, आप अपने बाल नोचते हैं, ठीक है, हम्म। अपने आप को कट्स लगाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि मतलब दीवार में हाथ मार रहे हैं, हाँ। ठीक है, अपने इस तरह से आप नेल्स मार रहे हैं, नेल्स मतलब हम्म। कोई बाइट कर रहे हैं, हम्म। अपनी फिंगर्स पे कैसे कट्स लगा लेते हैं, ठीक है, और हम्म। आपने देखा होगा वेन्स काट लेते हैं। वो हाँ। सब कुछ डिप्रेशन में होता है। हम्म। डिप्रेशन आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि आपको हार्म फील ही नहीं हो रहा होता, हम्म। आपको मौत ज़्यादा आसान लग रही होती है अपनी ज़िंदगी से। हम्म। लेकिन बहुत सारे लोग मौत की तरफ एग्जैक्ट नहीं जाते। वो हम्म, कट लगा के कौन सी वो खुशी होती है, ये कौन से आपके हार्मोन ट्रिगर हो रहे हैं कि आपने खुद को कट लगाया और हम्म। आपका जो है आप फुलफिल हो गए, ये क्या होता है बेसिकली? अच्छा, इसमें ये होता है कि हम्म। डिप्रेशन पेशेंट जो होगा ना, हम्म। वो मरने के इरादे से ही खुद को करेगा। एक जो ओके। चीज़ आप करें ना, खुशी वाली बात, या हम्म। फिर लोगों के टेंशन सीकिंग के लिए कभी हम हम्म। करते हैं, हम्म। वो पर्सनैलिटी इश्यूज आ जाते हैं। ओके। लोगों के अटेंशन सीकिंग के लिए हम करते हैं कि अच्छा हम कुछ करके बेहोश हो जाते हैं,
कर्स लगा लेते लेकिन वो मरने के इरादे से नहीं हाँ, करते। वो एग्जैक्ट मैंने भी नहीं ना लगाते, वो इधर लगाते हैं, पीछे लगाते या हैं ऐसे। पिल्स ले लेते हैं थोड़ा टाइम, वो इतनी पिल्स लेते हैं कि लेकिन आपको पता हो कि मैं मरूंगा नहीं, इससे बच जाऊंगा। वो आप अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आता है। वो डिप्रेशन नहीं है। नहीं, और जो डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब आप करेंगे ना, वो आप मरने के इरादे से ही करेंगे। हम्म, वो अलग बात है आपकी डेथ हो रही या नहीं हो रही, हम्म, बच भी जाते हैं लोग हम्म, अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो कहते हैं कि हम बच गए हैं, हाँ। तो वो हमेशा मरने के इरादे से और मैंने करेंगे। तो एक दो और केसेस देखे हैं कि सिर्फ कोई बात मनवाने के लिए किसी ने कोई पिल्स खाई और उसकी डेथ हो गई। कि हम्म। इसका अब देखिए, बात मनवाने के लिए किया, हम्म, बेसिकली उसने अटेंशन सीकिंग के लिए किया, या लेकिन ये डिप्रेशन तो नहीं था उसको, हम्म, उसने बात मनवाने के लिए जिद में आके किया हम्म, और उसकी डेथ हो गई। तो इसमें देखें, अटेंशन सीकिंग उसकी पर्सनैलिटी का इशू था यहाँ हम्म, पे। और डिप्रेशन में जब भी पर्सन करेगा, रिसेंटली मैं एक केस देख रही थी, एक हम्म, बच्ची थी मेरे पास, तो वो कहती है मैंने एक दफ़ा वेंस काटी है अपनी, हम्म, लेकिन मैं बच गई। मैं ये चाहती थी मैं मर जाऊँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँ। उसने एक दफ़ा पिल्स खाई हैं और अच्छी खासी हैवी अमाउंट में खाई हैं। हम्म, उसके बाद उसका स्टमक वॉश हुआ है तो वो बची है। अब डिप्रेशन में जो भी बंदा करेगा वो मरने के इरादे से ही करेगा, हम्म, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करेगा। हम्म। तो कितना एक्सट्रीम होता है ये, या कौन सी स्टेज होती है जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने मरना ही मरना है? ये कोई एंड की स्टेज होती है, ये डिप्रेशन थ्रू आउट ऐसे आपको कर रहा अच्छा, होता इसमें बहुत सारे है? फैक्टर्स होते हैं। डिप्रेशन मोस्टली लोगों को हो जाता है, हम्म, लेकिन अब क्या है कि किसी को फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही, हम्म, दोस्त नहीं है कोई, या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जैसे हम्म, हॉस्टल में रह रहा है हम्म, या आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, कोई भी उसको सुनने वाला नहीं है, हम्म, बात करने वाला हम्म, नहीं है, तो ऐसे फैक्टर ज़्यादा उसको सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। हम्म, क्योंकि जाहिर बात है, अकेला है, उसने किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, हाँ, कोई उसको कहने वाला नहीं है। नॉर्मली जब हम फैमिलीज़ में होते हैं, हमारी माँ के कह देती है आके खाना खा लें, सो जाए टाइम पे। अब अकेला है तब तो उसको कोई नहीं कुछ भी कह रहा, तो वो ज़्यादा जब लॉनलीनेस इस चीज़ को ज़्यादा ट्रिगर करती है सुसाइड को। ओके। तो अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो अपने आप को लोगों के साथ कम्युनिकेट बेहतर कम्युनिकेट करे। करना चाहिए और बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त एकदम से लोनली फील कर रहा है या आइसोलेट हो गया है, आपसे दूरी इख्तियार कर रहा है, हम्म। नहीं मिल रहा, तो आम इंसानों को भी इस चीज़ का आप पे चेक फोकस करें कि करना क्या चाहिए। इश्यूज आ रहा है, क्या डिस्टरबेंस आ रही है उसकी हुँ, लाइफ में, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हुँ, कि हम ऐसे पर्सन को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, कि हाँ, इसकी आदत ऐसी है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसको देखें कि हुआ क्या है। हुँ, ये फैमिली मेम्बर्स के लिए भी मेरा मैसेज है और फ्रेंड्स के लिए भी। हुँ, अगर किसी का मतलब बिहेवियर सडन चेंज हो रहा है तो देखें क्यों हो रहा है, क्या वजह है। हुँ। बजाय कि उससे नाराज़ होने के, नाराज मेबी होने की उसके या कोई। उसी पे डालने के कि मतलब ये तो फील कर रहा है, इमोशनल है बहुत, हुँ, इसका क्या, ये तो हर दफा का है। हाँ, इसका रोज़ का है। हम्म। उसके हालाँकि इसके क्या इंटरनल मसले चल रही हैं, हमें बिल्कुल, नहीं हमें पता नहीं होता। पता कि वो क्या फील कर रहा है। यंगस्टर्स में इस वक्त बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है कि सुसाइड बढ़ गई है। हम्म। हमने आगे पीछे 3 केसेस देखे। एक एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का केस आया, 2 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के केसेस आए, हम्म। उसके बाद उन्होंने उसको 3 कवर केसेस किया। थे, एक बच गई थी बच्ची, हुँ, उसने पिल्स ली थी लेकिन वो बच गई थी। ओह माय गॉड! अभी रिसेंटली केस एक मेडिकल कॉलेज से आया है जिसमें हम्म। एक बच्ची ने कूद के अपनी जान दे दी, वो उसकी डेथ हो गई। हम्म। इश्यू कोई भी हो, ये पहले इस तरह से सुसाइडल केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होते थे। अब आप क्या समझती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हैं? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हुँ, फाइनेंशियल प्रेशर है बच्चों पे, हुँ, स्टडी का प्रेशर है, उसके अलावा फैमिली प्रेशर भी है, ग्रेड्स का प्रेशर है कि अगर ये नहीं हुआ, इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। आपने देखा है कि लास्ट कुछ ईयर्स में ग्रेड्स का प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, हुँ, पहले नहीं था। बच्चे के अगर 70% 75% में मार्क्स आते थे तो ओके था, हुँ, अभी 95% मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हुँ, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो लास्ट कुछ ईयर्स में हमारी फीसिस बहुत हाई हो गई हैं। हुँ, फीस हमारी अगर कोई 1 लाख थी तो अब वो 5 लाख तक चली गई है। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आता है बच्चों पे तो एट द एंड उनको यही समझ आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप्स हुँ, जो आपको सुसाइड की तरफ या फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं आजकल। हुँ, नॉर्मली फ़ोन हर बंदे के पास है, बातचीत होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जब ख़त्म भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। हुँ, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स मिल के आपको एनजाइटी, डिप्रेशन या फिर सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। हुँ। ये कोई एक चीज़ नहीं होती। एग्जैक्टली, एक चीज़ नहीं है। और जिन बच्चों ने सुसाइड की है, हालाँकि उनकी कोई इतनी उम्र भी नहीं थी, तीसरे हम्म। चौथे सेमेस्टर के बच्चे, जो उस वक़्त तो हम यही सोच रहे होते हैं कि इनको क्या मसला हो सकता है। हम्म। आपको लगता है कि इस वक़्त जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें आपको बहुत अमीर-अमीर बच्चे भी मिलते हैं और वो बच्चे भी मिलते हैं जो शायद स्कॉलरशिप से पढ़े होते हैं। एग्जैक्टली। एक क्लास का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा। उस वक़्त बच्चे को अपनी क्लास
मेंटेन करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, और हम्म, कुछ लोग उसको मोक भी कर रहे होते हैं कि अच्छा तुमने ब्रांड नहीं पहना, तुमने ये ब्रांड से नहीं लिया, तुमने लोकल शॉप से लिया है। एग्जैक्टली। ये मोबाइल चीज़ें, फोन उसके मेरे पास अच्छा नहीं है, उसके पास है। हाँ, आपके पास आईफ़ोन नहीं है, आपके एग्जैक्टली। पास वो ट्रेंडी चीज़ें नहीं हैं। हम्म, अगर नहीं है तो फिर आपको वो एक आप ख़ास सर्कल में एंटर ही नहीं हो नहीं सकते। होते। हुँ, अच्छा, एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो पेरेंट्स और बच्चों का गैप जो आ गया लास्ट कुछ 10-12 साल में। हुँ, आप देखें कि पहले इतना कम्युनिकेशन गैप या फिर हम एज गैप नहीं कह था, अब हुँ, बहुत ज़्यादा है। हुँ, जनरेशन गैप जो होता है, या हमारे पेरेंट्स फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा अब आगे के जो बच्चे आ रहे हैं हमारे बाद के, वो बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन है। हुँ, उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, हुँ, उनकी थॉट्स बड़ी डिफरेंट हैं, उनकी डिमांड्स बड़ी डिफरेंट हैं। हुँ, अब देखें आजकल के जो हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ। जो अभी आजकल स्कूल में नया ट्रेंड भी चल रहा है, मार नहीं प्यार वाला। अब तो उनको एक्चुअल वाला हो गया मार नहीं प्यार, पहले तो सिर्फ़ लिखा होता था ना, अब अब हो गया। अब देखिए, उनको थोड़ा सा भी कुछ कह देंगे वो इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, हुँ, टेंशन में आ जाते हैं। जो हमारा कुछ कल्चर भी ऐसा बन गया है, जनरेशन हो भी ऐसी गई है कि वो ज़्यादा फील करने कहते हैं लग कि गए हैं। हमारी मेंटल हेल्थ ट्रिगर हो रही है। हम्म, बच्चों को आप यूँ ऐसे थोड़ा-सा दिखा दोगे ना तो वो फ़ौरन से रोना शुरू हो जाएगा। हम्म। बच्चों के साथ आजकल ये हो रहा है। तो क्या ये ठीक है कि हमने उनका इतना ही ख़्याल रखना है, इतना उनको सेंसिटिव कर दें, या उनको थोड़ा दुनिया में सिखाएँ कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं एग्जैक्टली, है? उनको सिखाया जाए कि अपने सर्वाइव कैसे करना है। हुँ, आप बच्चे को पैम्पर करके चलेंगे बिल्कुल कि आपने हुँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन लोगों से नहीं मिलना। हुँ, वो निकलेगा, बातचीत करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तभी तो फिर बेहतर हो सकेगा ना। हुँ, बच्चों को हम कॉन्फिडेंस लेवल देते ही नहीं है। अब फर्ज करें पेरेंट्स से फिर जब नहीं रहते तो फिर बच्चे को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हुँ, उसको लाइफ में स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, तो फिर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ चला जाता है। अगर यही चीज़ें उसको बचपन से सिखाई जाएँ कि आपने सोसाइटी में एग्जैक्टली। निकल के अपनी एक पहचान बनानी है, मूव करने हैं, तो शायद हम्म, वो सीख जाए। फिर बिल्कुल। वो सोसाइटी के पैंतरे भी इंसान सीख जाता है कि अच्छा आपने किस तरह से रिएक्ट अब करना है देखिए, चीज़ों को सोसाइटी के लेके। प्रेशर से जब वो सीखेगा तभी तो वो टेंशन में आता है। वो हुँ, फील करता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास मसला आया, अब मैं हाँ, कहाँ जाऊँ, हुँ, कैसे हैंडल करूँ। हुँ, उस टाइम पे पेरेंट्स भी शायद उसको उस तरह से अवेलेबल नहीं होते, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स या तो होते नहीं है या अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। या शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। यही बात हम पहले कर रहे थे कि मैं पूछना चाहूँगी कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, हम्म, जितनी भी हमने मेंटल हेल्थ के मसाइल डिस्कस किए, इसकी एक बड़ी वजह आपने खुद बताया कि चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत हैं। ज़्यादा। बचपन में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तभी आप बड़े होकर किसी भी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं। अब ये किस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं बचपन में, और इसमें वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है? अच्छा, बचपन में अगर किसी के साथ ट्रॉमास होते रहे तो ऐसे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है, हुँ, उनको स्टडीज़ में डिफ़िकल्टी आती है, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टी आती है, हुँ, अपनी जॉब में डिफ़िकल्टी आती है। हुँ, अब ट्रॉमास होते किस तरह के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका ट्रॉमा शुरू होता है पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा होता है बेसिकली। हुँ, हम इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते, बच्चा है इसको क्या ही पता चलेगा। हुँ, लेकिन बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो एक एक पॉइंट को नोटिस कर रहा होता है। हुँ, अब बच्चे ने बचपन में देखा है कि बाप माँ को मार रहा है, उसको लगता है कि ये ठीक है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब जब वो किसी रिलेशनशिप में या शादी की तरफ आता है, वो भी मारपीट की तरफ, गुस्से की तरफ आता है। हुँ, कुछ फैमिलीज में होते ही एंगर इश्यूज हैं, बच्चे में भी डेफिनेटली आते हैं। अब पेरेंट्स ने बच्चे से बात नहीं की सही तरह से, बच्चे को टाइम नहीं दिया, हुँ, ये भी उसके लिए ट्रॉमा बन जाता है कहीं ना कहीं पे। हुँ, कुछ सेक्सुअली या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है बच्चे के साथ, फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली हुआ है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा है। हुँ, टीचर्स की तरफ से कोई ऐसी बात होगी, क्लास में कोई उसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, हुँ, कोई बुली किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, तो ये उसके लिए टेंशन की बात है, अब्यू ट्रॉमा की बात है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ें आती हुँ, हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज़ करें, कोई फिजिकल उसके साथ कोई इशू है, आपने देखा हाइट का इशू होता है या कलर का हाँ, इशू होता है, बच्चे हुँ, बुली करते हैं। तो हुँ, ये जब उसको बचपन में कहा जाता है ना, तो ये बड़े होने तक उसके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग बात बन जाती है, उसके माइंड में रहती है, हुँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ लेके आती है, वो कहीं भी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता फिर। उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे में कोई ना कोई कमी है। कमी है और बिल्कुल। अगर कोई पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स देख रहे हैं कि उनके बच्चे को किसी भी किस्म की ट्रॉमा हो चुका है, हुँ, उसको कहीं बुली किया गया है, किसी चीज़ से वो डर गया है, हुँ। उस वक़्त फ़ौरी तौर पे अगर पेरेंट्स उसको ठीक करना चाहें, क्या वो ठीक हो सकता है बच्चा? बिल्कुल ठीक हो सकता है, हुँ, बच्चे को टाइम दें, कोशिश करें कि जब तक बच्चा आपका 13-14 ईयर्स का स्कूल में है तो उसको बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है। हुँ, क्योंकि उस टाइम पे वो नई चीज़ें सीख रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, जब स्कूल जा रहा है हुँ, नई चीज़ें देख रहा है। तो अब वो जब वो देखता है उसके माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। हुँ, बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करें। बेशक सम टाइम आपका बच्चा गलत सवाल भी पूछ जाता है, हाँ, तो उसको भी आंसर करें।
अब देखिए गलत क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, आप उसको नहीं जवाब देंगे, माइंड में ये सवाल डांटना तो शुरू है हो ना, जाते हैं वो समटाइम्स। नेट पे सर्च करेगा, उसको गलत चीज़ें भी मिलेंगी। अब इसलिए अपने बच्चों के क्वेश्चंस को खुद ही आंसर करें, खुद ही समझाएं, उनको टाइम दें, बातचीत करें। और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि आपके साथ कोई इशू है तो आप आके हमें बताएं। ये उसके ट्रॉमास को बहुत ज़्यादा हील करता है। जब उसको सपोर्ट मिलेगी घर से तो उसके ट्रॉमास डेफिनेटली हील होंगे कि मेरे साथ एटलीस्ट कोई है तो सही। तो वो ट्रॉमा जो है आपकी उम्र के साथ फिर नहीं चलता, वहीं पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे आपका ख़त्म ट्रॉमा। हो जाता है या मैनेज हो जाता है, हम्म। बिल्कुल। और पेरेंट्स का रिलेशनशिप, आपने कहा कि बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेजोरिटी है वो चीख भी रहे होते हैं, वो लड़ भी रहे लड़ होते हैं, भी रहे इवन होते हैं, वो एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं, हिट मार भी भी कर रहे रहे होते हैं, होते हैं। बच्चों पे चीख रहे होते हैं। हम्म। बच्चे डरते हैं अपने हम्म। पेरेंट्स से। हम्म। तो क्या ये भी चीज़ है, क्योंकि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो जेन जी है आजकल की जनरेशन, वो हम्म शादी से भाग रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं आम लोग कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद कोई ट्रॉमा ऐसे होते हैं, आपके पेरेंट्स का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो आपका दिल नहीं करता शादी करने को। हम्म बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप समझती हैं ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल है। हम्म। आपने देखा फैमिली में रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे, पेरेंट्स का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, आपकी कोई खाला है, कोई कजन्स हैं, किसी का भी, आप उसको देख के स्ट्रेस में आ सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से सब मेल या फीमेल होते ही ऐसे हैं जो रिलेशनशिप नहीं चल पाया, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन पे बहुत असर लेके आता है। आप देख के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अब आपने देखा उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा या ये चीज़ें करने से ठीक रहा है तो आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे असर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका आगे के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब हो तो सकता है। पेरेंट्स को लाजमी चाहिए कि अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें अपने बच्चों के अच्छा सामने। रखें, बॉन्डिंग अच्छी रखें, हम्म। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो बच्चों के सामने शो ना करें, हम्म। स्पेशली उनकी अर्ली एज में जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, वो समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं चीज़ों में। हम्म। ठीक है, उस टाइम पे अपने रिलेशनशिप बच्चों के सामने अच्छा रखें एटलीस्ट। ताकि वो आगे के ट्रॉमा से बच हम्म सकें। एंड पे आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं कि अपनी अगर जहनी सेहत को आप अच्छा रखना चाहते हैं, कुछ टिप्स, कोई 5 तरकीबें, कोई चीज़ जो आप बताना चाहें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? अच्छा, मेरा ये मैसेज है, ये टिप्स हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रूटीन को बेहतर करें। हुँ। हमारी रूटीन्स ठीक नहीं है, हम जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, खाना कभी खा लें कभी नहीं खा रहे, रूटीन्स अपनी अच्छी रखें। दूसरा, वॉक को अपनी रूटीन में शामिल करें। वॉक आपको फिजिकली भी एक्टिव रखती है और मेंटली भी। वॉक हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया। थर्ड थिंग, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को थोड़ा लिमिट कर दें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी मैंने सुना है भी और देखा भी है कि आपको डिप्रेशन की तरफ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहा है। और उसके अलावा ये चीज़ है कि अपने रिलेशनशिप को समझें, वैल्यू दें एक दूसरे को। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। हम इतना ज़्यादा दूर हो गए कि कम्युनिकेशन का टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 5 थिंग ये कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज आप इस तरह से सेट करेंगे कि कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो मैंने ये नहीं कहती कि कम्युनिकेशन ना करें, लेकिन देखें कि किस पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है। अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करें, ये ना हो कि गलत कंपनी में बैठे गलत लोगों के साथ टाइम गुजारें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मलाइका साहिबा, आपका आपने में बहुत सी टर्म से भी इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया और उसके तरीके भी बताए कि कैसे हम अपने डिप्रेशन को काबू कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। तो आई एम श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं, शायद मुझ समेत हम सब लोग इसको कहीं ना कहीं फेस करते हैं, स्पेशली डिप्रेशन। तो अगर आपको हो जाता है या आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को पहले समझें, अपनी रूटीन वैसी बनाएं, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। पहली मोहब्बत खुद को बनाएं और अपने ऊपर टाइम दें, फोकस करें, ताकि जो जितने भी आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी वाइब्स हैं, आपका ऑरा है, वो पॉजिटिव हो जाए और आप खुद को एक अच्छे इंसान के तौर पे लेकर चल सकें और मेंटल हेल्थ इश्यूज से दूर रहें। और इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।